एंटीबायोटिक के में भी इसका उपयोग होता है, मेडिसिन में भी इसका उपयोग होता है। और हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम ये जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल तो आप लोग जानते होंगे ना, मोटे तौर पर रिफाइंड ऑयल जो है उसी को पाम ऑयल कह रहे हैं। तो ये जो तेल है ये हमारे देश में होता नहीं है और हम इसको कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं। अब सवाल ये है कि जब इसको इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है हर साल, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, हम मंगाते हैं, हम इसका इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारी अभी जो वर्तमान सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम का नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। इस शब्द में जाओ, एडिबल मतलब होता है खाने योग्य जो चीज होती है उसे एडिबल कहते हैं। यानी ये जो पाम ऑयल है, मोटे तौर पे मैं क्या बार बार कह रहा हूँ, रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल तो आप लोग सब जानते होंगे कि पहले तो महंगा बहुत हो गया है, और दूसरा चीज ये हमारे देश में होता बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन होता बहुत कम है हमारे देश में, तो हम इसको मंगाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पाम ऑयल है वो मलेशिया और इंडोनेशिया के पास है हमारे पड़ोसी मुल्क, लेकिन हम इनको बहुत अरबों खरबों रुपए हर साल देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पाम ऑयल चाहिए। अब पाम ऑयल का उपयोग तो आप लोग जानते हैं, पूड़ी तलना हो, पकौड़े बनाना हो तो भी लगेगा। फिर आपके कुरकुरे, चिप्स, लेस, ये भी कुरकुरे इसीलिए रहते हैं कि इसमें पाम ऑयल होता है। उसके बाद हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो हमारे स्किन केयर आते हैं, उसमें पाम ऑयल का उपयोग होता है। मतलब हमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे देश में ये मिलता नहीं है। तो सरकार ने बोला यार स्कीम लॉन्च कर देते हैं, और उस स्कीम का नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। और इस स्कीम में ये सरकार का कहना है कि साहब हम कोशिश ये करेंगे कि अपने किसानों को ही ट्रेंड करें, अपने लोगों को ट्रेंड करें कि भाई पाम ऑयल का प्रोडक्शन अपने देश में करो ना। क्योंकि क्यों, अगर हम विदेशों से मंगा रहे हैं तो हमें बहुत सारा अपना पैसा, अपना देश का जो हार्ड अर्नड मनी है उसको देना पड़ता है। इसलिए सरकार ने एक योजना लाई है, नाम में नेशनल लगा हुआ है, इसका मतलब केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना के तहत सरकार क्या चाह रही है कि हम प्रोडक्शन करें। किस चीज का प्रोडक्शन करें, पाम ऑयल का प्रोडक्शन करें। इसका मतलब मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन अभी नहीं होता है, हाँ मेरे यहाँ प्रोडक्शन अभी नहीं होता है। अच्छा, प्रोडक्शन होगा तो हम क्या चीज गेन कर लेंगे, हम प्रोडक्शन खुद करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और आत्मनिर्भर बन जाएंगे इसका मतलब जो हमारा इंपोर्ट है, जो हम आयात करते हैं, उसमें कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो जेब में पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा देश में खुशहाली आएगी, विकास होगा। तो सरकार ने टारगेट रखा है कि क्यों ना हम अभी जो अपना इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें 60% से मतलब 45 से 60% की कमी लाएं अगले 5 सालों में। ये सरकार का एक टारगेट है, इसको हम अचीव करेंगे। और सरकार ने बोला है कि भाई हम अपने किसानों को 11,000 करोड़ रुपए देंगे अगले 5 साल में। ऐसा नहीं कि उनके खाते में फ्री में डाल देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको इसके बीज देंगे, उनको इससे जुड़ी हुई जो एजुकेशन है वो देंगे, और खाद लगेगा और भी जो चीज लगेगा वो सरकार देगी। टोटल 11,000 करोड़ का बजट बना के रखिए कि अगले 5 साल में हम खर्च करेंगे। इससे हम ये जो एडिबल ऑयल है, पाम ऑयल, इसमें क्या बन जाए, हम आत्मनिर्भर बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर। अभी मेरे देश में कितना पाम ऑयल होता है, हम कितना मंगाते हैं, इसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि हर साल फिगर चेंज हो जाते हैं। अब सवाल ये है, हमें याद क्या करना है इसमें, हमें याद ये रखना है कि भारत दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। कंज्यूमर, सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है किसका, वेजिटेबल ऑयल का। और वेजिटेबल ऑयल के कई सारे प्रकार होते हैं भाई। सब्जी के तेल, सब्जी में डालने वाला तेल तो कई तरह का होता है भाई। हो सकता है महाराष्ट्र में तेल कम डलता हो, लेकिन राजस्थान में तो भाई तेल उभर उभर के सब्जियों में आता है, गुजरात में तेल उभर के आता है। तो हमारे देश में हमें तेल तो चाहिए, खाने लगाने के लिए, दोनों के लिए। और खाने के लिए सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर है हम वेजिटेबल ऑयल की, और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा आता है पाम ऑयल का। इस सेकंड नंबर पे हमारे पास चाइना आता है, उसको भी तेल बहुत लगता है, वो बहुत खाता है, लेकिन नंबर 1 हमें। और हमारे पास दिक्कत ये है कि हमारे पास हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। इस बार का पूरा विजन ही है कि आत्मनिर्भर भारत, इसलिए सरकार ने ये योजना लाई है। अब सवाल ये है, ये दुनिया में सबसे बड़े उपभोक्ता देश तो हम हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर देश है वो कौन है। तो इस स्क्रीन में आप देखो, ये स्क्रीन में आप देखिए कि इंडोनेशिया और मलेशिया अमूमन नंबर 1 ही रहते हैं। कभी इंडोनेशिया 44%, दुनिया का 44% पाम ऑयल इंडोनेशिया देता है, मलेशिया 43 देता है। ये चेंज होता रहता है, 2006 का फिगर है। इन दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। उसके बाद देखिए थाईलैंड है, नाइजीरिया, कोलंबिया, मतलब मोटे तौर पे ये जो आपकी रीजन है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर वाला रीजन, इक्वेटर वाले रीजन के ही देश के पास पाम ऑयल की उपलब्धता है, अधिकता है। और हम, हमारे जैसा देश, भारत जैसा देश जहाँ आबादी बहुत बड़ी है, खाने के शौकीन लोग हैं, हमें चाय पकौड़ी समोसा सब चाहिए और सब तेल में भुना हुआ चाहिए। तो हमारे लिए जरूरी है कि सरकार इस योजना को लाए। और सही बात है, इस योजना की जरूरत बहुत थी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि
ये योजना क्या है, योजना आ क्यों रही है, भारत का रैंकिंग क्या है उपभोक्ता के देश में, और सबसे ज्यादा अगर पाल्म ऑयल मिलता है तो किन देशों में मिलता है। तो आपने मलेशिया और उसका इंडोनेशिया का नाम देख लिया। अब ऐसा नहीं कि हमारे मन को लगा कि यार हमें इसका आयात बंद करना चाहिए। असल में क्या, पिछले 2 सालों में हमारे मलेशिया और इंडोनेशिया से संबंध थोड़ी खराब हो गए थे। तो इंडोनेशिया भाई मालिक आदमी है, उसको बेचना है, तो उसने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया था। मतलब जो चीज मान लो 1 रुपए की हमको पड़ एक्चुअल में मिल रही थी, वो हमें 1.25 रुपए की पड़ रही थी। तो भारत सरकार ने बोला है कि यार इस तरह कब तक इनकी सुनेंगे, हम भी अपने देश को आत्मनिर्भर बना लेते हैं। तो हमने इस चीज को लाया। और ये असल में एक हमारे पास पहले से एक मिशन चल रहा था, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाल्म, यानी हम तेल के जो बीज हैं और ऑयल पाल्म इनके लिए पहले से एक मिशन चला रहे थे। उस मिशन का एक सब मिशन हमने चला दिया ऑयल पाल्म के नाम से, कि भाई एक स्पेशली हम 11,000 करोड़ रुपए पाल्म ऑयल के नाम पे खर्च करेंगे। क्लियर है मेरी बात? रिप्लाई कर दो। जी सर। तो पाल्म ऑयल का उपयोग सिर्फ खाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए भी है। और सर ये रिफाइंड इंडिया में भी होता है ना, जस्ट लाइक क्रूड ऑयल? रिफाइंड इंडिया में जस्ट क्रूड ऑयल का संबंध कहाँ से, आप स्नेही इसको कहाँ से आप क्रूड ऑयल को ले आए? देखिए, जब कच्चा तेल हम लाते हैं उसको रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो खाने में रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, जो आप लाती हैं 150-200 रुपए, 150 रुपए लीटर का, वो अलग चीज है। उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है ना, वो पाल्म ऑयल का है। पाल्म असल में एक पेड़ होते हैं, मोटे तौर पे हम कह ले जिस तरह नारियल के पेड़ होते हैं ना, वैसे पाल्म ऑयल के पेड़ होते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उससे ये उससे जो एक नारियल टाइप का पूरा फल होता है, उससे हम उसके बीजों से तेल निकालते हैं। तो अलग चीज है, कच्चा तेल अलग है, क्रूड ऑयल अलग है, और ये खाने का तेल अलग है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज पे। भाई राजस्थान, इस न्यूज में कहा जा रहा है कि राजस्थान में शेड्यूल्ड एरिया में और पंचायतें बनाई जाएंगी। सवाल है कि यार ये राजस्थान में ट्राइबल्स के लिए शेड्यूल्ड एरिया में और पंचायतें बनाई जाएंगी, तो पहले चीज तो शेड्यूल्ड एरिया क्या है? फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि राजस्थान में और पंचायतें बनाई जा रही? तो असल में इसके लिए थोड़ी सी अपन कहानी देखते हैं। एक मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। देखिए, हमारे देश में एक पंचायती राज आया, और उसी के पीछे पीछे म्युनिसिपैलिटी वाला कानून आ गया। यानी इससे हमें मिली गांव में पंचायत, और इससे हमें मिले शहरों में नगर निगम, यानी पार्षद लोग मिले। ठीक है, और इसके लिए हमने संविधान संशोधन किया था 73rd, और इसके लिए किया था 74th। ये हमने किया था। लेकिन अब हमारे देश में ऐसा था कि भाई आपने पंचायत को तो बोल दिया कि भाई ये पंचायत होगी, पंचायत में मतलब पंचायत कहाँ की होगी? ग्राम पंचायत में एक पंचायत होगी। और ग्राम पंचायत कैसी होगी? कम से कम एक, अधिक से अधिक 3 या 4 गांव का जो समूह है उसकी ग्राम पंचायत बनाएंगे। उसमें पंच होगा, सरपंच होगा, उनका चुनाव होगा, हर 5 साल में चुनाव होगा। ये सारी चीजें आपको पता है। संविधान में बात करें तो एक हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 243, इसी के अंदर पंचायतों के बारे में बात है, म्यूनिसपैलिटीज के बारे में बात है। ये चीज हमें पता है। लेकिन हमारा देश अब ये कानून पहले दिल्ली में पास हुआ, उसके बाद राज्यों में पास हुआ, और अमूमन हर एक देश ने लगभग अपने अपने समय पे पंचायती राज लागू कर लिया। 24 अप्रैल को दिल्ली में ये चीज पास हुई थी, इसलिए हर साल 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायत क्या है ये आप सभी लोग जानते हो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ क्लास का जिसको पंचायत ना पता हो, क्योंकि वो गाँव खेड़े से आया है या कभी ना कभी गाँव तो गया होगा। अब सवाल ये है कि आपने भाई दिल्ली में कानून बनाया, उस कानून को फिर भोपाल की विधानसभा में पास करवा लिया। और लेकिन इस देश में, अगर इस पूरे देश की हम बात करें, चलो एक मैप दिखाता हूँ, मेरे पास शायद मैप खुला होगा। ये भारत है आपका। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या इस पूरे भारत में हर जगह सामान्य लोग रहते हैं क्या? क्या हर जगह यहाँ पे जनरल लोग रहते हैं क्या? तो आपका नहीं। जवाब होगा नहीं सर, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े बेल्ट में आदिवासी लोग रहते हैं। बहुत बड़े बेल्ट में आदिवासी, ये जो पूरी एरिया है, इधर का कुछ एरिया है, ये आपका ये इधर वाला जो एरिया है, यहाँ बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। और हमारे देश में आदिवासी जो हैं या ट्राइबल्स लोग हैं, उनका रहन सहन, खान पान, उनका कल्चर, उनका शादी विवाह, उनका बोलना पहनावा बहुत अलग है। और हर आदिवासी का, हर ट्राइब का दूसरी ट्राइब से बहुत सारी भिन्नता भी है। तो हम दिल्ली में बैठ के
दिल्ली में बैठ के ऐसा कोई कानून, या मान लीजिए भोपाल में बैठ के ऐसा कोई कानून बना नहीं सकते थे कि जो बैगा जनजाति भी मान ले, जो सहरिया भी मान ले, जो भारिया भी मान ले, जो गोंड भी मान ले, या फिर इधर की जो मिश्मी भी मान ले, या इधर इधर की नागा भी मान ले, मिजो भी मान ले। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि भाई दिल्ली और भोपाल वाले इतने होशियार हो गए कि हमारे देश के जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए सब कानून बना दे। तब क्या हुआ, जो हमारे इलाके देश में ट्राइबल एरिया थे, ट्राइबल एरिया कैसे पता किया हमने, भाई हमने एक इलाका पकड़ा मान लो, और वहां पे देखा क्या 50% से अधिक लोग ट्राइबल हैं क्या। ट्राइबल मतलब SC और ST। हमने कोई इलाका पकड़ा और देखा कि क्या इस एरिया में 50% से अधिक लोग SC ST हैं क्या, और अगर SC ST थे तो हमने उस एरिया को बोला कि ये ट्राइबल एरिया, यानी एक आदिवासी एरिया। बढ़िया सर ट्राइबल, इसको ट्राइबल में डिसाइड कर दिया कि भाई 50% से अधिक कोई भी एरिया मान लो होगा वो ट्राइबल एरिया है। तो फिर अब ये हुआ कि भाई इन ट्राइबल एरिया में जो नॉर्मल पंचायत का कानून है वो नहीं चलेगा। मतलब इस ट्राइबल एरिया में भी लोग रहते हैं, इस ट्राइबल एरिया में भी पंचायतें होंगी, लेकिन नॉर्मल पंचायतें नहीं होंगी। हाँ संदीप पूछो। सर मैं पूछ रहा था, ट्राइबल जो आप बता रहे हैं ना, तो ट्राइब्स तो जनजाति होती है ना, लाइक जो ST होते हैं, तो SC और ST दोनों को ही ट्राइब्स में लेंगे हम? दोनों को लेंगे। सरकार का जो अभी जो डेफिनेशन है वो सुनो। मैं जी। असल में वो समझा रहा हूँ कि राजस्थान में नई पंचायतें बन रही हैं और शेड्यूल्ड एरिया में बन रही हैं, तो मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि ओके सर। सरकार ने बोला कि भाई जो सामान्य पंचायत वाला कानून है वो इन एरिया में नहीं लगेगा जहाँ पे SC ST की आबादी 50% से ज्यादा है। यानी ये जो एरिया है इनको ट्राइबल एरिया कहा गया, लेकिन कानून की नजर में इनको कहा गया शेड्यूल्ड एरिया। क्या कहा गया ऐसे एरिया को? शेड्यूल्ड एरिया। ऐसे एरिया शेड्यूल्ड एरिया कहना है। अब सवाल ये हो कि भाई ठीक है 50% से अधिक आबादी अगर SC ST की तो वो एरिया शेड्यूल्ड एरिया है। तो क्या शेड्यूल्ड एरिया में जो दिल्ली और भोपाल का कानून था पंचायत का वो लागू होगा क्या? तो जवाब है नहीं लागू होगा। तो भाई अगर नहीं लागू होगा तो इस इलाके में क्या पंचायतें नहीं बनेंगी क्या? लोग सरपंच नहीं बनेंगे, पंच नहीं बनेंगे, लोग विकास नहीं करेंगे क्या? ग्राम पंचायत नहीं बनेगी क्या? ग्राम सभा नहीं होगी क्या? तो इसके लिए एक तोड़ आया। 1996 में एक कानून आया, उसका नाम था पेसा कानून। उस कानून का नाम था पेसा, सॉरी ये मुझे पेसा लिखना है, हटाओ ये, लिख देता हूँ मैं आपको। उस कानून का नाम था पेसा। पेसा कब आया कानून? ये 1996 में। किसके लिए आया? इन शेड्यूल्ड एरिया के लिए आया। शेड्यूल्ड एरिया के क्यों आया? क्योंकि इन इलाकों में 50% से अधिक SC ST आबादी थी, मतलब ये सामान्य इलाके नहीं थे। अब ये पेसा मतलब क्या है? पेसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इसका मतलब हमारे देश में वो एरिया जिनको शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया गया है वहां पे कौन सा कानून चलेगा? पंचायत का पेसा वाला। और ये पेसा कानून कब आया था? 1996 में आया था। और बाकी देश के लिए सामान्य जो पंचायत वाला कानून है 91 वाला वो चलेगा। तो इसका मतलब मेरे देश में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे 50% से अधिक आबादी SC ST की है, और पंचायत वाले कानून की नजर में उस एरिया को हम कौन सा एरिया कहते हैं? शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं। हिंदी में कौन सा एरिया कहेंगे इसको? अनुसूचित एरिया कहेंगे, यानी अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर हो तो रिप्लाई करो। यस सर। सर तो ये अब फिर से समझा दीजिए, 1996 के ट्राइबल कानून तो पूरे पैसा। देश में हो सकते हैं। जब पूरे देश में ट्राइबल हैं तो सरकार ने बोला कि भाई पहले पता करो कि जिस भी क्षेत्र में जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी ग्राम है, वहां पे ये देख लो पहले कि क्या यहाँ 50% से अधिक लोग SC ST में हैं क्या, और अगर हैं तो उस एरिया को आप क्या कह दो उसको कि वो शेड्यूल्ड एरिया रहेगा। क्या कह दो उसको कि वो शेड्यूल्ड एरिया रहेगा। अब यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और उसमें जो भी कानून चलेगा वो कैसा चलेगा? वो जो भी कानून चलेगा वो कौन सा पंचायत वाला चलेगा? पेसा वाला। पेसा 1996 वाला। ठीक, पेशा वाला कानून चलेगा। अब सवाल ये हुआ कि भाई कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो अधिकारी जो किसी इलाके को घोषित कर सकता है कि ये इलाका शेड्यूल्ड एरिया है। क्योंकि जैसे वो इलाका शेड्यूल्ड एरिया हुआ वो आम से खास इलाका हो गया। वहां पे नॉर्मल पंचायत वाला कानून नहीं चल रहा, वहां स्पेशल जो एक्सटेंशन कानून आया था 1996 में 5 साल बाद वो चल रहा। तो इसके लिए इसमें लिखा होगा, ये देखो ये सब कहानी मैंने यही समझा दी ना, पेशा वाली कहानी यही सब लिखी हुई है। इसके लिए देश का राष्ट्रपति उस राज्य के गवर्नर से सलाह मशवरा करके किसी भी इलाके को क्या बोल सकता है कि शेड्यूल्ड एरिया है। जैसे वो इलाका शेड्यूल्ड एरिया बना वहां पे कौन सा कानून चलेगा? पेशा वाला कानून चलेगा। अब ऐसे ऐसे राज्य जहां पे ऐसे ट्राइबल एरिया है, देखो भाई एक कोई क्षेत्र है, मान लो चला कि मैंने एक क्षेत्र बोला झाबुआ,
एमपी के हो तो झाबुआ आप लोग जानते हो, मैंने एक क्षेत्र बोला झाबुआ, झाबुआ में आपको भील जनजाति मिलती है। लेकिन झाबुआ अल्टीमेटली आता किस राज्य में? एमपी राज्य में आता है। तो अब सरकार ने बोला ऐसे राज्य जहां 50% से लगभग 50% या 50% तो गलत कहना होगा, मतलब मेजॉरिटी कह लो, बहुमत में अगर किसी राज्य के पास शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, तो उसको हम संविधान की 5वीं अनुसूची में रख देंगे। किस अनुसूची में रख देंगे? 5वीं अनुसूची में, यानी शेड्यूल 5 में रख देंगे। तो हमारे संविधान की 5th शेड्यूल बताती है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बताती है कि भाई कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उड़ीसा हो गया, ये सारे राज्य 5वीं अनुसूची में आते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, मतलब इन राज्यों में आपको आदिवासी जनसंख्या ज्यादा मिलेगी और उनके वो क्षेत्र ज्यादा मिलेंगे जहां 50% से अधिक आदिवासी लोग हैं। इसलिए वहां पे सामान्य पंचायत का नियम लागू ना होकर पैसा वाला लागू होता है, और वहां के जो ग्राम पंचायत है, वहां की जो ग्राम सभाएं हैं, उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं, उनके पास कुछ खास अधिकार है। जैसे कि जब ये पंचायत कानून आया था, तो पंचायत कानून के बारे में ऊपर ऊपर की बातें दिल्ली और भोपाल में तय हो गई थी। ऊपर ऊपर की बातें मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको आप मेडिकल के छात्र और मैंने आपको बोला कि ये स्केलेटन तो आप लोग जानते हैं, हड्डी का ढांचा, स्केलेटन, ये स्केलेटन आप लेके जाओ, और आप अपने घर में उस स्केलेटन को लेकर आए, फिर आपने उसको कपड़े पहना दिए, टोपी पहना दी, और आपने उसको दोस्त बना लिया, और फिर अगले दिन मेरे पास लेके आए, बोले सर पहचानो इसको। तो मैं पहली बार में पहचान ही नहीं पाया कौन है। फिर मुझको मालूम चला ये तो स्केलेटन है यार, लेकिन आपने उसको इतने अच्छे से सजाया कि आपने उसका रंग रूप चेंज कर दिया। तो जो पंचायत कानून आया था एक्चुअल में ना, उस कानून में सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कही गई कि राज्य में ये होना चाहिए। बाद में राज्यों को शक्तियां दी गई कि आप अपने अपने राज्य के हिसाब से, अपनी कल्चर के हिसाब से, अपने आदिवासी लोगों के हिसाब से, अपनी टोपोग्राफी के हिसाब से उसमें कानून भर लेना। मतलब दिल्ली से सिर्फ ढांचा आया, उस ढांचे में मांस हमने भरा, उस ढांचे में खून हमने चलाया, उसको इंसान हमने बनाया। हमने मतलब स्टेट ने, और स्टेट के अंदर भी वो स्टेट ऐसे जो शेड्यूल्ड एरिया वाले स्टेट है, जैसे एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे तो क्योंकि आदिवासी ज्यादा है तो यहाँ पे पैसा चला, और यहाँ पे पंचायतों के कानून में और भिन्नता दिखती है। मतलब हो सकता है गुजरात के पंचायत कानून में आपको कुछ अलग चीज दिख रही हो, एमपी के कानून में कुछ अलग चीज दिख रही हो, क्योंकि दिल्ली और भोपाल से सिर्फ एक स्केलेटन आया, उसके अंदर मांस, उसके अंदर फ्लैश, उसके अंदर जो भी ब्लड है, ये सब, ये चीज एक कोर्ट है कि सिर्फ स्केलेटन दिया दिल्ली ने, बाकी उसमें मांस और खून हमने चलाया। तो राजस्थान, जैसा कि मैंने बोला, शेड्यूल 5वें का एरिया, और वहां पे वहां की सरकार ने देखा, भाई पंचायत पटवारी लोगों से नियुक्ति की होगी, देखा होगा, सर्वे किया होगा, मालूम चला कि यार यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन इस एरिया को सामान्य एरिया घोषित किया है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल कानून चलता है, जबकि इनके इनके जो कल्चर है, इनकी जो संस्कृति है, इनके जो काम करने के तरीके हैं वो अलग हैं, और ये चाहते हैं कि ये अपनी संस्कृति बचा के चलें, ये अपने काम करने के तरीके बचा के चले। इसलिए कुछ जिलों को क्या दिया जा रहा है, ट्राइबल एरिया में डाला जा रहा है। अब वहां पे नॉर्मल पंचायत का कानून नहीं चलेगा, वहां पे कौन सा कानून चलेगा, पैसा वाला। ये बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। ये बात समझ में आए तो रिप्लाई कर दो। आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही? जी सर। जो समझाया समझ में आया? जो समझाया समझ में आया सबको, रिप्लाई कर दो। यस यस सर। ठीक है, तो ये पैसा इसलिए आया था कि देश में जो ट्राइबल एरिया है वो अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर बचा के चले, उनके पास उनके खुद के अधिकार होने चाहिए कि भाई कहाँ रोड बनवानी है। मालूम चल रहा कि बीच में एक पेड़ आ रहा है बरगद का, और कोई आदिवासी कहता है बरगद के पेड़ मेरे भगवान रहते हैं, तो अगर वो बरगद को ना काटते हुए रोड मोड़ना चाह रहे हैं तो वो मोड़ ले। ऐसा नहीं कि नहीं पेड़ तो कटेगा, रोड बननी है, क्योंकि वो उनका कल्चर है, उनकी संस्कृति है। तो इसके लिए ट्राइबल एरिया के लिए पैसा आया है, और नॉर्मल के लिए 1991 का पंचायत वाला है। ये सारी कहानी थी, और राजस्थान उस शेड्यूल 5 में आता है, इसलिए वो बढ़ा रहा है। कल को एमपी भी कुछ ट्राइबल एरियाज, कुछ जिलों में कुछ पंचायतों को डाल देंगे, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अगली न्यूज में चलते हैं।
क्लाइमेट चेंज को लेकर न्यूज आ गई है, जलवायु परिवर्तन को लेकर। भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है, ग्रीस में आग लगी है, पूरे पूरे आइलैंड साफ हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अगले 50 साल में मुंबई चेन्नई डूब जाएंगे। सब खबरें तो आ रही हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते फिलहाल, बस ये कि जो जो न्यूज़ आ रही वो पढ़ना पड़ेगा। तो असल में एक IPCC नाम की संस्था है, उसने अपनी असेसमेंट रिपोर्ट दी क्लाइमेट चेंज को लेकर। हमें नहीं जानना क्या रिपोर्ट दी, क्योंकि हमें पता है क्या रिपोर्ट दी, लेकिन हमें ये जानना है IPCC क्या होता है और ये कहाँ से आ गया, और UNFCCC के मतलब कुछ इसमें ऐसे टर्म हैं जो आपके एनवायरनमेंट और या क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर से मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। देखिए एक संस्था है, उसका नाम है IPCC। इसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी CC मतलब क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये संस्था क्या निकालती है, रिपोर्ट निकालती है, और इसकी रिपोर्ट हमेशा किस पे होती है, जलवायु परिवर्तन पे होती है। ये असल में दुनिया को चेताती है भाई कि तुम जो काम कर रहे हो ना वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं आग लगेगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं सुनामी आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं टिड्डे आएंगे, कहीं पे बाढ़ आएगा, ग्लेशियर निकलेगा, ये सब होगा। मतलब कुल मिला के जहाँ जो चीज़ नहीं होनी वो चीज़ होगी। तो ये रिपोर्ट निकालती है। अब ये जो संस्था है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। इसको इसको बनाया दो लोगों ने मिलकर, एक का नाम था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व का मौसम विज्ञान संस्थान ने बनाया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, है ना। और दूसरी जो संस्था है उसका नाम है यूनेप, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसको बनाया। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा अफ्रीका का देश है केनिया, उसकी राजधानी नैरोबी में, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के शहर ग्लैंड में, ठीक। इन दोनों ने इस संस्था को बनाया IPCC को, जिसको समर्थन मिलता है यूनाइटेड नेशन से, यानी बहुत बड़ी संस्था है। इसमें साइंटिस्ट लोग बैठते हैं और वो दुनिया भर के लिए रिसर्च करके बताते हैं भाई क्या क्या है। इसकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ रिपोर्ट देते हैं ना, दुनिया भर के साइंटिस्ट सरकारें पढ़ती हैं कि हाँ भाई क्या कह रहा है। उसने रिपोर्ट दिया, इसने इस रिपोर्ट ने बोला भाई एक लाइन बोली, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब क्या कि अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अगर अपनी ये धरती को नहीं बचाए ना तो बस हाथ से बात निकल रही है, क्योंकि अब जो ग्लेशियर पिघल जाएगा ना वो कभी बनेगा नहीं। अब कहीं अगर भूकंप आ गया ना तो वो कभी सुधरेगा नहीं। अब अगर पानी का लेवल नीचे चला गया ना तो कभी ऊपर आएगा नहीं। अब अगर समंदर का लेवल बढ़ गया ना तो कभी नीचे जाएगा नहीं। अब अगर कहीं आग लगी ना तो वो बुझेगी नहीं। यानी बिल्कुल हम टिप में हैं। इस टिप को अगर नहीं रोका ना तो अब खाई से नीचे गिरेंगे और पूरी दुनिया बर्बाद होगी। तो इस रिपोर्ट का मूल मंत्र ये था। IPCC संस्था के बारे में मैं बताऊं तो ये 1988 में बनी है, और इसको पैदा करने वाले ये लोग हैं, यूनेप और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भी अपनी रिपोर्ट कहती है, ये अपनी रिपोर्ट में जो भी कहती है, इस रिपोर्ट को लेकर एक और संस्था है, संस्था तो नहीं कहेंगे, मतलब एक पूरी ग्रुपिंग है, वो उस रिपोर्ट को लेकर बैठती है। उसका नाम है UNFCCC। ये इसकी रिपोर्ट को लेकर बैठती है, और इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भर के सारे मंत्री, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है। और ये जो संस्था है ये हर साल एक बैठक करती है। उस बैठक को बोलते कोप। इस बैठक को कोप बोलते। कोप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस बार की जो कोप होने वाली है वो 26वीं कोप होने वाली यूके में होने वाली है। तो ये जो संस्था है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है। ये पैदा हुआ था 1992 में, और लगभग तब से ही लगभग हर साल ये बैठक करता है। उस बैठक को कोप कहते हैं, कोप कहते हैं। और इस बैठक में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं, मतलब मोदी जी भी जाते हैं यहाँ पे, और बात होती क्लाइमेट चेंज को। तो ये इस बैठक में ये कौन सी रिपोर्ट लेके बैठता है, इसकी रिपोर्ट लेके बैठता है IPCC की। IPCC ऐसा कह रहा है, IPCC ऐसा कह रहा है कि दुनिया भर के नेता मंत्री को डांट लगती है कि भाई क्या कर रहे हो तुम। दुनिया भर के नेता मंत्री अपने हिसाब से अपने टारगेट देते हैं कि साहब हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो इसकी एक कोप हुई थी, उसका नाम था कोप 21, यानी आज से 5 साल पहले एक बैठक हुई थी 2015 में, कोप 21, और वो हुई थी पेरिस में। इस बैठक में दुनिया भर को बहुत डांट पड़ी कि तुम लोग कर क्या रहे हो यार, आने वाली पीढ़ी सांस नहीं ले पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी, कर क्या रहे हो। तो उस बैठक में इस कोप 21 जो पेरिस में हुई 2015 में, उसमें
हर देश ने बोला कि यार हम अपनी तरफ से कुछ टारगेट रखते हैं कि हम इतना पॉल्यूशन बचाएंगे, इतना फॉसिल फ्यूल बचाएंगे और अपने सोलर का उपयोग करेंगे, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तो हमने भी अपने कुछ टारगेट रखे। तो और इस टारगेट को कहते हैं पेरिस के टारगेट, पेरिस टारगेट। तो हर देशों ने लगभग अपने टारगेट रखे, अपने मन से रखे कि हम ये कर लेंगे। भारत ने भी रखा और आज दुनिया में इकलौता ऐसा देश है भारत जिसकी हमेशा प्रशंसा होती कि जो इसने 2015 में कहा था स्कोप 21 बैठक में, उस दिशा में काम कर रहा है। बाकी देश तो कह के भूल गए, बाकी देश तो कह के भूल गए, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं और पर्यावरण खराब कर रहे हैं। लेकिन भारत जब भी कहते हैं ना मोदी जी कि हम पेरिस क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट के लिए हम अपने अपना समर्थन हम दे रहे हैं, तो पेरिस क्लाइमेट टारगेट ये है जो हमने कहे थे। वो क्या टारगेट है वो अभी आपको नहीं बता रहा मैं, वीडियो रिकॉर्ड है उसमें डला हुआ है लेक्चर, उसमें यूट्यूब में देख लेना। यूएनएफसीसी को लेकर क्या टारगेट है, पेरिस एग्रीमेंट में क्या टारगेट है, भारत ने क्या टारगेट दिया। बस भारत ने ये कहा कि हम 2030 तक अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर भी रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा शाबाशी वाहवाही मिलती रहती है। यहाँ तक की कहानी क्लियर? तो रिप्लाई कर दो। यस सर। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने यही कहा है कि भैया क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको अगर नहीं रोका गया ना तो फिर हम इसको उस टिप में है जहां से वापस नहीं कर पाएंगे। आईपीसीसी क्या है, किसने बनाया, सब कहानी मैंने आपको समझा दी है। ठीक, ये पूरा चैप्टर ये हो गया। अगली न्यूज में चलते हैं। हमारे संविधान में कुछ संशोधन हुआ, इसलिए अमेंडमेंट बिल आया और उस अमेंडमेंट बिल में हमने किसके लिए बात की? एसटी के लिए बात की, एसटी ट्राइब के लिए बात की हमने। तो अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्या चेंजेस कर दिया जा रहा संविधान में, पहली चीज। दूसरा, किस राज्य की एसटी ट्राइब के लिए संविधान चेंज किया जा रहा। तो इसमें अगर मैं इस न्यूज को पहले मैं बताऊं तो असल में अरुणाचल प्रदेश में कुछ जनजातियों को एसटी कैटेगरी में डाला गया। तो पहली चीज तो एसटी कैटेगरी में क्या कोई भी डाल सकता है किसी भी को? नहीं। हमारे देश में एससी एसटी में किसी को भी डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अभी तक ओबीसी को भी इंक्लूड करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था, लेकिन हमने देखा था 5 दिन पहले एक अमेंडमेंट आके ओबीसी को इंक्लूड करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया। लेकिन एससी एसटी को इंक्लूड करने का अधिकार अभी भी प्रेसिडेंट के पास है। मतलब एमपी में भी अगर आप एससी एसटी हैं तो आपकी जाति को राष्ट्रपति द्वारा ही मुहर लगाई गई होगी। तो राष्ट्रपति अगर इतना पावरफुल है तो संविधान में कहाँ लिखा है कि ये राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को या जाति को एसटी में डाल देगा? तो संविधान में आर्टिकल 342 है। आर्टिकल 342 राष्ट्रपति को यह ताकत देता है कि आप किसी भी जाति को या किसी भी ट्राइब को एसटी का दर्जा दे सकते हैं। नेशनल लेवल के लिए भी है कि ये सेंट्रल के, जैसे भील एसटी है तो पूरे देश के लिए एसटी है भील, है ना, या गोंड। और या फिर आप किसी विशेष ट्राइब को उसके राज्य के लिए भी एसटी का दर्जा दे सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल के लिए भी एसटी की लिस्ट बना देता है और राज्य के लिए भी एसटी की लिस्ट बना देता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस लिस्ट में आने से कितने फायदे हो जाते हैं। तो हर कोई चाहता है, हर कोई पिछड़ा वर्ग चाहता है कि हम भी एससी एसटी बन जाए, और इसके लिए तो दंगे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पॉलिटिकल रैलियां हो जाती हैं, सरकारें बनती बिगड़ जाती हैं। तो सवाल है कि भाई अभी न्यूज में क्यों आया? तो अभी आपने ये जाना कि इस देश में एसटी कैटेगरी में किसी को डालना या निकालना किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के पास। और कौन सा आर्टिकल इसके लिए ताकत देता है राष्ट्रपति को? 342। अब सवाल अभी आया कि अभी न्यूज में क्यों आया। असल में अरुणाचल प्रदेश में के लेकर एक लिस्ट बनी हुई थी, उस लिस्ट में कुछ जनजाति को एसटी में डाला गया और कुछ को निकाला गया। तो किसको डाला गया किसको निकाला गया हमें नहीं जानना, क्योंकि हम अरुणाचल पीएससी नहीं दे रहे। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि किसी को भी एसटी में डालने और हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब अगर अरुणाचल को देखें मैप में, तो मैप में भी अरुणाचल को एक बार देख लेते हैं। अगर अरुणाचल राज्य की अगर बात करें तो अरुणाचल सिर्फ दो राज्यों से, अरुणाचल सिर्फ 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। किससे किससे? अरुणाचल अगर मैं इस मैप में बनाऊं तो ये है आपका अरुणाचल। तो अरुणाचल किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? आसाम और नागालैंड के साथ सीमा साझा कर रहा है। और अगर नेशनल लेवल में देखें तो किसी देश के साथ, तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, चाइना के साथ सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल स्टेट वाइज देखा तो आसाम नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है
और वैसे देखा तो कंट्री वाइज भूटान चाइना और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, ये आपने जान लिया। असल में आसाम जो है यहाँ पे पहले से तो सब जनजातियां हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जनजातियां, और यहाँ पे जमीन बहुत समतल जमीन बहुत कम है, मतलब उबड़ खबड़ जमीन है, पहाड़ों की जमीन है, घाटियां हैं, और समतल जमीन में होती है खेती, और खेती है तो मतलब पैसा है। तो यहाँ पे जनजातियों का संख्या बहुत कम है, मतलब जनजातियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है लेकिन जमीन की संख्या बहुत कम है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश या कोई भी और राज्य है ना, ये हमेशा विरोध करते हैं कि किसी भी नए व्यक्ति को एसटी का दर्जा ना मिले, किसी भी नए जनजाति को पीआरसी यानी जिसे कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना मिले, क्योंकि अगर किसी को एसटी का दर्जा मिलेगा तो वो राज्य की सेवाओं का लाभ लेगा, अगर किसी को पीआरसी का दर्जा मिल जाएगा तो राज्य की सेवाओं का लाभ मिलेगा। भाई डोमिसाइल निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा तो उसी राज्य में रहेगा वो। तो यहाँ पे बड़ा बिल्कुल वायलेंट क्लैशेस होते हैं। आप किसी भी नई जनजाति का नाम अगर एसटी में डलता है तो दंगे हो जाते हैं, किसी का पीआरसी में नाम डलता है तो दंगे हो जाते हैं, क्योंकि भाई जिनके पास जमीन कम है ना और वो नहीं चाहते उनका रिसोर्स किसी के हाथ जाए या किसी और में बटे। अगर मेरे घर में 2 रोटी बन रही तो मैं चाहता हूँ 2 रोटी मैं ही खाऊं, पड़ोसी क्यों बांटू। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बांग्लादेशी आ रहे हैं तो दिक्कत है, ये आपस में ही जनजातियों में इतना क्लैशेस है यहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट में। कभी इसके बारे में पढ़ना होगा तो पढ़ाएंगे इत्मीनान से, लेकिन इतना जानिए कि यहाँ पे किसी भी जनजाति को एसटी का दर्जा मिलना या उसका निकलना बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे एथनिक टेंशन हो जाते हैं। यहाँ पे हर जनजाति चाहती है कि उसका ही वर्चस्व रहे। पेमा खांडू अभी यहाँ के प्रधान वो है मुख्यमंत्री हैं। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, कोई बताएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ईटानगर। हाँ बढ़िया बढ़िया, पता है आप लोगों को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को आजादी के पहले नेफा कहते थे, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो ये कहानी है भाई। संविधान में चेंज होगा क्योंकि आर्टिकल 342 में जब राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है तो हमारे पास 342 के अंदर एक लिस्ट होती है, वो अपडेट होती है लिस्ट, भाई किसका नाम डाला किसका निकाला। ठीक है, इसीलिए संवैधानिक संशोधन ये गाना है। तो यहाँ पे लिखा है कि अबोर नाम की एक जनजाति थी, उसका नाम निकाल दिया गया है। खामटी नाम की जनजाति थी लेकिन उसका नाम ताई खामटी करके रखा गया, ये आपको नहीं जानना है, बस आपने ये जाना किसके पास ताकत है क्या होता है। अब अगली न्यूज पे चलते हैं। अफ्रीकन डेजर्ट को लेकर एक न्यूज है। असल में क्या है, इसको मैप में ही देख लो यार, लगे हाथ तो बड़ी मतलब नॉर्मल न्यूज है। अगर इस मैप को मैं छोटा करूं और अफ्रीका चले, ये है आपका अफ्रीका। ठीक, इस अफ्रीका में बीच में तो भाई हरियाली है, ठीक ठाक है, बाकी ऊपर नीचे यहाँ पे रेगिस्तान है। आबादी यहाँ पे ठीक ठाक है लेकिन इनके पास पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, पैसा नहीं है। ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है, रंग से नहीं कहा जाता ब्लैक कॉन्टिनेंट या काला महाद्वीप, गरीबी है इसलिए काला महाद्वीप कहा जाता है। और इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशंस में। इतनी बड़ी आबादी के देश, इतने सारे देश होते हुए भी ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास इकोनॉमिक पावर है, ना इनके पास कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ बड़ा इनके पास काम है। कोई बड़ा देश ऐसा नहीं है कि जिसकी प्रति पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, साउथ अफ्रीका को छोड़ के। मतलब कुल मिला के एक तरह से नेग्लेक्टेड कॉन्टिनेंट है, दुनिया इसको पूछती नहीं है। जब इसको पूछती नहीं है तो इस बार यूनाइटेड नेशंस ने इसको पूछा है। क्या पूछा है, इसका हाल खबर ली है और बोला है, यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने बोला है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, उनमें से जो एक अंग है उसे हम सामान्य सभा कहते हैं। सामान्य सभा को हम दुनिया की संसद भी कहते हैं, मतलब हर देश का एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है। जनरल असेंबली या सामान्य सभा। यूनाइटेड नेशंस का जो नेशंस का जो पहला अल्फाबेट है वो एन है। इससे आप याद कर सकते हो कि यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एन फॉर नेशन, एन फॉर न्यूयॉर्क। ठीक है, तो उसके सारे 6 अंग आपको न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे। तो ये जो सामान्य सभा है जिसमें सारे देशों के प्रतिनिधि हैं, यानी दुनिया की संसद है, इसने एक रेजोल्यूशन लाया, मतलब एक बिल लाया, बिल को पारित करवाया। और उस बिल में ये था कि हम एक परमानेंट फोरम नहीं बना सकते क्या, हम एक परमानेंट कोई ग्रुपिंग नहीं बना सकते क्या जो अफ्रीका के लोगों की बात करे। तो एक परमानेंट ग्रुपिंग बनाई गई, उसका नाम है परमानेंट फोरम ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, यानी कुल मिलाकर अफ्रीकन लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस में एक फोरम बनाया गया, एक बोर्ड बनाया गया है, जहां पे आधे लोगों को यूनाइटेड नेशंस की सामान्य सभा चुनेगी और आधे लोग अफ्रीका के ही देशों से, जो ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, वहां से आएंगे। ये न्यूज है। अभी तक की बात क्लियर है? रिप्लाई करो। जी सर।
इसकी जरूरत क्यों थी भाई? अफ्रीका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा अफ्रीका पे, और यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है वहां पे अफ्रीका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। तो इसलिए भाई बिल लाया गया बाकायदा, क्योंकि दुनिया की संसद है, दुनिया भर के देश के लोग बैठे हैं यहाँ पे। उन्होंने एक पूरा परमानेंट फोरम ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट बनाया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ अफ्रीका की बात की जाएगी। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बनाया किसने? सामान्य सभा ने, पहली चीज। दूसरा, इसमें जितने लोग चुने जाएंगे तो क्या सबके सब सामान्य सभा से आएंगे? नहीं, इसमें आधे लोगों को चुनाव सामान्य सभा करेगी कि भाई आधे लोग तो हम ही चुन के भेज देते हैं, और आधे लोग कहाँ से आएंगे? ये जो अफ्रीका के अलग अलग देश है वहां से लोग चुन के आएंगे। और ये किस बारे में बात करेंगे? अफ्रीका की भलाई के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका में रेसिज्म जो है उसको खत्म करना है, अफ्रीका में भुखमरी खत्म करना है, अफ्रीका में सौहार्द लाना है, अफ्रीका में सिक्योरिटी इश्यूज को देखना है, ये सब करेंगे। असल में इसको बनाया यूनाइटेड नेशंस ने, तो इसकी बातों का महत्व होगा, इसकी बातें सुनी जाएंगी। ये सारे लोग समय समय पे यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब दुनिया के सबसे अमीर देशों का जो समूह है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों का जो समूह है, वहां पे अगर आपकी कोई बैठक है तो बहुत बड़ी बात है। उसकी पहली बैठक 2022 में संपन्न होगी। कुल इसमें 10 मेंबरान रहेंगे। आधे कौन चुनेगा? सामान्य सभा से चुन के आएंगे। और आधे कौन रहेंगे? ये अफ्रीका के ही लोग रहेंगे जो कि ह्यूमन राइट में या मानवाधिकार में अच्छा अच्छा काम किए हैं, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। अब ये धीमे धीमे काम करना शुरू करेगी तो हम इसके बारे में और जानेंगे। बस ये जानिए कि यूनाइटेड नेशंस को जब समझ में आया कि भाई अफ्रीका को हम ध्यान ही नहीं देते, अफ्रीका को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो 2015 में उन्होंने बोला कि हम अगला दशक यानी 15 से लेकर 25 तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक अगला दशक हम मनाएंगे। कैसा? दशक फॉर अफ्रीकन डिसेंट, यानी अफ्रीकी लोगों के, अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन की सामान्य सभा में। ठीक है, तो ये न्यूज फ्लैश है, तो इसको आप एक बार देख लेना। बस ये कहानी है, ज्यादा इसको नहीं जानना। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है जिनेवा में, वैसे तो यूनाइटेड नेशंस का जो मेन ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सारे 6 अंक का मेन ऑफिस का है न्यूयॉर्क में, लेकिन इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिस भी हैं। तो इनका जो जिनेवा में ऑफिस रहा करेगा वहां इनकी बैठक हुआ करेगी। जब होगी तो फिर न्यूज आएगी, एक बार और देख लेंगे। क्लियर हो गया ये न्यूज? रिप्लाई कर दो। यस सर। अगली न्यूज में चलते हैं। सीखो और कमाओ। बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगी। इस न्यूज का जो पोस्टर है मुझे बड़ा अच्छा लगा। सरकार कह रही है कि सीखो और कमाओ, यानी लर्न एंड अर्न। पहले लर्न करो, फिर एल हटा के अर्न करो। अच्छी बात है। तो सवाल ये है कि भाई कौन लर्न करेगा, कौन अर्न करेगा? तो पहली चीज तो जो जो माइनॉरिटी है हमारे देश में कितने कितने अल्पसंख्यक समूह हैं? धार्मिक अल्पसंख्यक 6। तो जो माइनॉरिटी लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए स्कीम है। अच्छा, तो इस स्कीम में क्या लर्न करना है? इसके बारे में बहुत, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौशल सिखाएंगे आपको, स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। और स्किल डेवलपमेंट में क्या सिखाएंगे? आपको कोडिंग नहीं सिखाने वाले, आपको एरोप्लेन नहीं उड़ाना सिखाने वाले। वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है, 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने, वो वाली सिखाएंगे। और इसमें 14 से 35 साल के वो बच्चे जो माइनॉरिटी में आते हैं उनको सरकार सिखाएगी, स्टाइपेंड देगी महीने के 2,000 रुपए। जब काम सीख जाओगे तो बोलेगी अब भैया काम सीख गया, अब कमाओ। ये स्कीम है। तो आपको जानना क्या है? सीखो और कमाओ, ये लर्न एंड अर्न स्कीम किसकी है? माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है। देश में कितने माइनॉरिटी हैं? 6 हैं। इनका नाम आप लोग जानते हो, पहले पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जब जब भी शब्द आए सेक्टर, इसका मतलब 100 रुपए अगर लगेगा तो 100 का 100 रुपए कौन देगा? सेंट्रल देगा। जब भी सेक्टर शब्द है मतलब पूरा पूरा पैसा दिल्ली से आने वाला है। इस स्कीम में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, उसके बाद आपको तैयार किया जाएगा भैया आप कमाओ। कुणाल चौहान कह रहे सर 6 ग्रुप मतलब कौन से ग्रुप? हमारे देश में 6 धार्मिक धर्म है जिनको माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। 6। अब आप में से कोई व्यक्ति बता दे वो 6 का नाम फटाफट चैट में, कि कौन कौन से धर्म है इनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है। सर जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम सिख, ईसाई। एंड जल्दी जल्दी क्रिश्चियन। बताओ। हाँ मुस्लिम, ये बढ़िया कुणाल, तुमने सवाल भी पूछा, तुमने सब जवाब भी दे दिया। यही 6 है। तो इन्हीं के जो बच्चे हैं 14 से 35 साल की उम्र के, यही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार इनको काम सिखाएगी, महीने के 2,000 रुपए भी देगी। उसके बाद बोलेगी अब आपने काम सीख लिया तो सरकार कुछ पैसा भी देगी और आपको उस काबिल बनाएगी कि भाई आप कुछ कमा सके। वही तो स्कीम है, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न स्कीम है ना। हिंदू नहीं है बेटा ये, मयंक हिंदू नहीं है। हिंदू माइनॉरिटी कैसे हो गया भारत में? हिंदू तो अल्पसंख्यक, वो बहुसंख्यक है। ठीक है, मेजोरिटी है। हिंदू नहीं है।
ठीक, अब यहाँ पे कुछ स्कीम का नाम दिया है, प्रधानमंत्री रोजगार, ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्कीम फॉर, ये सब इसको एक बार पढ़ लेना, ये सब स्कीमें हैं। और इस स्कीम में मोटे तौर पे सरकार सिखा रही है, काम सिखा रही है, और फिर उसके बाद आपको कुछ पैसा देके बोल रही काम धंधा शुरू कर सकते हैं। फिर इसको एक बार पढ़ लेना, ये सारी स्कीम का नाम लिख दिया मैंने। इसे स्फूर्ति स्कीम है, स्फूर्ति स्कीम का फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म पढ़ते समझ में आ जाओगे कि भाई जो ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, मान लो कोई ऐसा कारीगर है जो मुगलों के जमाने की पेंटिंग कर रहा है, या ऐसा कोई कारीगर है जो 100 साल पुरानी हाथ की मतलब लकड़ी की नक्काशी कर रहा है, तो सरकार उसको ट्रेडिशनल काम जो पुराने हमारे काम हैं उनको जिंदा करने के लिए स्फूर्ति स्कीम लाई है। और अमूमन जो भी काम, जो भी स्कीम गांव से जुड़ी होगी या गांव से जुड़े हुए धंधे पानी से लगी होगी, उसमें अमूमन आपको ये नाम दिखेगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, ये हमेशा आपको दिखेगा, क्योंकि इसके नाम में ही है कि गांव के स्तर का जो भी काम धंधा है, मान लो सूपा बनाना है, और या फिर मान लीजिए कोई भी जैसे खिलौना बनाना है, बेम्बू का या बांस का कोई चीज बनाना है, इसमें हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है विलेज इकोनॉमी, उसको बूस्ट अप कर रहे हैं। तो उसके लिए अमूमन आपको यही संस्था हमेशा दिखेगी, KVIC संस्था उसके नोडल रहती है, मतलब सारा काम ये करवाती है। और जहाँ ट्राइबल्स के लिए लेकर काम होगा, जहाँ पे आदिवासियों से जुड़ा हुआ कोई काम होगा, तो वहां पे कौन संस्था हमको दिखेगी? ट्राइफेड दिखेगी। आदिवासियों से जुड़े हुए काम में ट्राइफेड दिखेगी, नॉर्मल ग्रामीण स्तर के किसी भी काम में आपको KVIC दिखेगी। ठीक है, तो इनके एक बार फुल फॉर्म देख लेना, ज्यादा याद नहीं करना, एक बार पढ़ना हो तो फुल फॉर्म पढ़ लेना। UPSC वालों को देखना है, MPPSC वालों को नहीं देखना है इस चीज को। ठीक, और ये सब मत पढ़ना कि भाई कि कौन कितना शेयर देता है, कितने % लोगों को जॉब मिलती है, सब हर साल फिगर चेंज होता है, ये कभी नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, अगली न्यूज में चले, रिप्लाई कर दो। यस सर। एक सरकार ने एक संस्थान खोला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, यानी भारतीय धरोहर संस्थान। पहली चीज तो खुला कहाँ है? ये खुला है नई दिल्ली में, गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में। दूसरा, धरोहर क्या होती है? हेरिटेज तो आप लोग जानते हैं, ऐसी चीजें जो हमारे पूर्वज बना के चले गए हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर के नाम पे हो, चाहे वो मंदिर के नाम पे हो, वास्तुकला के नाम पे हो, मूर्तियों के नाम पे हो, कोई पेंटिंग के नाम पे हो, वो सब हेरिटेज है, विरासत। तो सरकार ने देश की अच्छी अच्छी विरासतों को, भाई अगर मंदिर है, खजुराहो का मंदिर, तो उसको सरकार उठा के नहीं लाएगी, लेकिन मान लीजिए कहीं छोटी सी मूर्ति मिल रही है, कहीं कोई पेंटिंग मिल रही है, कहीं कोई सोने के सिक्के मिल रहे हैं, तांबे के सिक्के मिल रहे हैं, सरकार ने उसको इकट्ठा किया है। और उसके लिए सरकार ने हमारी जो कल्चर मिनिस्टर है, यानी कल्चर मिनिस्ट्री जो है, संस्कृति मंत्रालय, उसके अधीन एक पूरा संस्थान खुलवा दिया। इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, और ये खुला है। यहाँ पे विश्व स्तर की सुविधाएं दी गई हैं, मतलब आप जाएंगे तो आपको फील गुड होगा, इतना अच्छा, एक तरह का म्यूजियम ही है, लेकिन म्यूजियम में सिर्फ आप कोई चीज देखते हो। यहाँ पे जब संस्थान है तो यहाँ पे आप हेरिटेज की पढ़ाई कर सकते हो, UG PG कोर्स समय के साथ चालू हो जाएंगे, रिसर्च कर सकते हो, सरकार आपको यहाँ पे काम करने पढ़ने के लिए पैसा भी देगी। मतलब कुल मिलाकर एक संस्थान बनाया गया, यहाँ पे आप विरासत को कैसे सहेजे, विरासत को कैसे जाने समझे, विरासत से अपनी रिच हेरिटेज है, रिच हिस्ट्री है, उसको कैसे जाने, उसके लिए सरकार ने एक संस्थान शुरू किया है। किसके अधीन शुरू हुआ है? ध्यान रखिएगा, कहने को ये संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, लेकिन आता ये किसके अंदर है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। ठीक, और यहाँ पे UG PG मास्टर सब होगा। ठीक है, तो समय के साथ जब ये इसके एडमिशन चालू होंगे और नाम चलेगा इसका, तब और देख लेंगे। बस ये जानिए कहाँ खुला है, किस मंत्रालय के अधीन खुला है, और सरकार क्यों चाहती है, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज्यादा रिच हेरिटेज है, इतनी ज्यादा समृद्ध विरासत है, कि सरकार चाहती है कि लोगों को इसकी पढ़ाई क्यों नहीं करवाएं। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ ASI की टिकट कटवा के हम ताजमहल ही देख के आए, कम से कम पता चले कि ताजमहल की नक्काशियां हुई कैसे, काम कैसे हुआ, जिन लोगों ने काम किया उनको कैसा हुनर आता था, क्या आप उस काम को सीखना चाहते हैं तो आपको किस तरह का कोर्स करना पड़ेगा। ये सारी चीज के लिए सरकार ने मतलब इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, एक तरह से एकेडमिक्स का रूप दे दिया। और ये कोई नई चीज नहीं, दुनिया भर के देशों में ऐसी चीज होती है, ऐसी पढ़ाई होती है, और वो हमारे यहाँ पे शुरू हो रही, तो अच्छी बात है। अगली न्यूज पे चलिए, रिप्लाई कर दूं। यस सर। अब हमारे देश में यह हमारी जो नेवी का है, हमारी नेवी जो हमारा पूरा क्षेत्र, इंडियन ओशन का क्षेत्र, इसके लिए मैं मैप ले चलता हूँ पहले आपको। ये जो हमारा पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक तरह से सबसे बड़ा देश और सबसे समृद्ध देश नेवी के मामले में इंडिया है। इस पूरे क्षेत्र में नेवी के मामले में इंडिया है।
अब जब इंडिया है तो इंडिया के बहुत सारे जो नौसैनिक जहाज हैं वो इस इलाके में घूमते रहते हैं, इसलिए कि भाई लोगों को सुरक्षा की भावना भी रहे और हम यहाँ का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अच्छे से चला पाएं, कोई भी जहाज बिना डरे बिना रुके यहाँ से अपना सामान लेके जा सके, पायरेट्स का डर ना हो, खतरा ना हो, एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि इस इलाके का सबसे बड़ा हीरो तो हम ही है। तो हमारी नेवी जो है आसपास के देशों के पास जाया करती है, उनके साथ हम कुछ युद्ध अभ्यास भी करते हैं, और जब हम युद्ध अभ्यास नहीं करते तो बस हमारे जंगी जहाज उस देश के पास जाके चाय नाश्ता करके आते हैं। मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब चाय नाश्ता मतलब चले जाते हैं, हमारे 2-3 जहाज उनके पास चले जाते हैं, वो हमको बुलाते हैं कि साहब आइए अपने कुछ फ्रिगेट्स लेके आइए, अपने कुछ जंगी जहाज लेकर आइए, हमारे कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे दीजिए। तो अभी क्या हुआ, एक छोटा सा यहाँ पे देश है, उसका नाम है ब्रुनेई। ये जो देश है इसका नाम है ब्रुनेई। ब्रुनेई यहाँ पे राजा है, ब्रुनेई का राजा, और आसियान का मेंबर है ब्रुनेई कंट्री। तो हमारे 2 जो जंगी जहाज हैं वो ब्रुनेई की यात्रा में गए हैं। कौन से जहाज ब्रुनेई की यात्रा में गए हैं आपको याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है कि ब्रुनेई कहाँ पे, ब्रुनेई इंडोनेशिया के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे चुनाव नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पे राजशाही है, लेकिन यहाँ पे कच्चा तेल का अच्छा भंडार है, और ये आसियान का मेंबर है, आसियान समूह का मेंबर है ब्रुनेई। और यहाँ की राजधानी बंदर ए सेरेवान करके यहाँ की राजधानी है। काफी समृद्ध देश है, छोटा देश है, आबादी कम है, पैसा बहुत है इसके पास। और हमारी नेवी के 2 जहाज यहाँ पे गए हैं, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले गए, बकायदा इनविटेशन आया था इसलिए हम गए थे। और वो मलेशिया का पार्ट है। कौन मलेशिया का पार्ट है? ये है तो यार ब्रुनेई, ये है तो ब्रुनेई। इतना मत जाया करो, वो भैया पेन टैब से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो ये छोटा सा ब्रुनेई है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रुनेई में हमारे 2 जंगी जहाज गए हैं, कौन से गए हमें याद नहीं रखना, बस हमें ये जानना है कि ब्रुनेई की लोकेशन क्या है। और ब्रुनेई में जैसे इसमें ब्रुनेई की नेवी का नाम क्या है, रॉयल ब्रुनेई नेवी। रॉयल क्यों? यहाँ पे राजा साहब बैठे हैं भाई, राजशाही नेवी है। और हम अक्सर इन देशों के साथ जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, क्योंकि इससे पहली चीज तो हम इस एरिया के सबसे बड़े शेर हैं, ये सबसे बड़े हम सिक्योरिटी गारंटर हैं। तो हर देश हमसे चाहता है कि अच्छे संबंध बना कर रखें, और इसी बहाने पेट्रोलिंग हो जाती है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो ये ब्रुनेई का ये छोटा सा ब्रुनेई दिखा हुआ है यहाँ पे, सब डला हुआ है ये आप इतना जानो। आप नेवी की बात आई ही है, तो अगर हम अपने भारत में बात करें तो हमारी जो इंडियन नेवी है इसके 3 कमांड है। इसके 3 कमांड है, एक पश्चिमी कमांड है, एक पूर्वी कमांड है, और एक दक्षिणी कमांड है, ठीक है। तो हमारी इंडियन नेवी के 3 कमांड है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी कमांड। दक्षिणी कोचीन में है, पूर्वी मुंबई में है, और ये पश्चिमी मुंबई में है, और पूर्वी विशाखापट्टनम में। तो हमारे इंडियन नेवी के 3 कमांड है, तो यहीं से जहाज निकल के पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, आगे चले, रिप्लाई करो। जी सर। यस सर। इंडियन नेवी के कौन प्रमुख है उनको आपको नहीं जानना है, जैसे कमांड वमांड जानो, कहाँ कमांड है और कहाँ से अब हम पहुंचे। अब ये सवाल है, फटाफट रिप्लाई कर दो। अबोर जनजाति को लेकर अभी हाल ही में न्यूज आई थी, ये किस राज्य से संबंधित है? अबोर जनजाति। अरुणाचल प्रदेश। अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि भाई इसका नाम काट दिया हमने, इसको एसटी कैटेगरी का दर्जा नहीं मिलेगा। याद कुछ नहीं रखना आपको, बस इतना सवाल था इसलिए पूछा। अब अगला सवाल है, पाल्म ऑयल निम्न में से किन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है? पाल्म ऑयल निम्न में से किन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में काम आता है? तो क्या इससे साबुन बनाते हैं क्या? इससे प्लास्टिक बनाते हैं? इससे कॉस्मेटिक बनाते हैं? इससे बायोफ्यूल बनाते हैं क्या? सर 3rd and 4th। इससे सब बनाते हैं, सब बनाते हैं इससे, और इसमें पाल्म ऑयल से सब बनता है भाई। आप लोगों के शैम्पू वम्पू देखो, पाल्मोलिव नाम का एक शैम्पू, शायद कंपनी है पाल्मोलिव, क्या नाम है उसका, सब बनता है उससे, ठीक है। पाल्म ऑयल का उपयोग बहुत करते हैं हम, सिर्फ खाने के लिए नहीं, हर चीज में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए बढ़िया। अब ये पूछा गया कि हाल ही में हमने अफ्रीकन डिसेंट के लिए एक परमानेंट फोरम बनाया है, और ये किस चीज को एड्रेस करेगा? ये किस चीज को एड्रेस करेगा? क्या यह बेरोजगारी दूर करेगा, यहाँ की गरीबी दूर करेगा, यहाँ पे जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको दूर करेगा, कि यहाँ पे जो रेसिज्म है, जहाँ पे जो रेसिज्म है, रेसिज्म मतलब जो भेदभाव है, नेशनल लेवल पे भेदभाव है,
लोकल लेवल पे भेदभाव है, जनजातियों के बीच में तनाव है, इसको दूर करेगा। रेसिज्म। तो ये रेसिज्म को दूर करेगा, ये जो जिसे कहते हैं ना रंग भेद को दूर करेगा ये। ठीक है, जातिवाद, जातिवाद शब्द नहीं है यहाँ पे, रेसिज्म है, इसको कहते हैं रंग भेद। ठीक है, चलिए आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।